नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल। कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात पर बोले सीएम, कुलदीप खुद जाने क्या कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुलदीप खुद जाने वो क्या कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात को लेकर सीएम से सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि कुलदीप खुद जाने वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात पर बोले सीएम, कुलदीप खुद जाने क्या कर रहे हैं, ये सीएम का कहना है। कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात को लेकर सीएम से सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई खुद जाने कि वो क्या कर रहे हैं। बिश्नोई के बारे में तो वो जाने क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं। ये ठीक है, हमारी उनकी मीटिंग हुई है, उनकी सद्भावना भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के मन में उनके विचार भी हैं। वो कब ज्वाइन करते हैं कब नहीं करते हैं उनका काम है। साथ मुलाकात तो करेंगे। नहीं, मेरी ऐसी कोई इस समय कोई मुलाकात की कोई योजना ऐसी नहीं है। जब भी करना चाहेंगे स्वागत है उनका। वही बात करेंगे, इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर की जो चंडीगढ़ से आ रही है। सीएम ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। पाओ नुर्मी खेलों में रजत पदक जीतने पर सीएम ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हरियाणा के छोरे ने देश को गौरवान्वित किया है, ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम ने बधाई दी है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अग्निपथ योजना के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद किया है। सीएम ने कहा कि इस सेवा से निकलकर आने वाले 75% युवाओं को हरियाणा सरकार नौकरी और दूसरे कार्यों में वरीयता देगी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना के जरिए युवाओं के लिए सेना में नौकरी के नए अवसर खुलेंगे। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अनूठी योजना अग्निपथ योजना ये शुरू की है। देश की सेनाओं को बहुत एक अच्छा लेवल उनका करने के लिए इस अनूठी योजना में 4 वर्ष के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद अगर लोग स्थायी नौकरी वहां प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी। 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे अथवा अन्य काम करेंगे। मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। जितने भी अग्निवीर ये भर्ती होंगे इनको अच्छा रेम्युनरेशन एक दिया जाएगा। पहले वर्ष में वार्षिक 4,76,000 रुपया इनको दिया जाएगा, जो बढ़कर के चौथे वर्ष में 6,96,000 रुपये तक होगा। 4 वर्ष में वापस लौटने पर इनको सेवा निधि के रूप में भी लगभग 12 लाख रुपया ये दिया जाएगा।
इसके साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं, भत्ते, बीमा ये भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इस प्रकार से इस अनूठी योजना में देश भर के नौजवान ये लाभ उठा सकेंगे। पहले वर्ष में 46,000 युवकों को भर्ती किया जाएगा। आने वाले 90 दिन में इसकी पूरी योजना बन करके और एक कॉम्पिटिटिव तरीके से इनका सिलेक्शन होगा। ये युवक वापस लौटने पर इनमें एक देशभक्ति की भावना होगी, अनुशासन होगा, शारीरिक दक्षता भी प्राप्त करेंगे ताकि आगे अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बन करके देश और प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। इस अनूठी योजना के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट। वहीं चंडीगढ़ में प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में हरियाणा की सभी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के क्षेत्र को साफ सुंदर बनाने, हरा भरा और आत्मनिर्भर बनाकर देश के नंबर 1 शहरों में शामिल करवाना, साथ ही नगर परिषद और नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले गांव कॉलोनियों में विकास कार्यों में तेजी लाना, उन्हें मूलभूत सुविधाएं देकर और सुदृढ़ बनाना शामिल है। वहीं इस दौरान पंचकुला, रोहतक, यमुनानगर और करनाल के मेयर भी मौजूद रहे। प्रदेश की सरकारें अपना बजट बनाती हैं, खर्चे का और आमदनी का लेखा जोखा रखती हैं। जिस प्रकार से देश की सरकार भी अपना बजट बनाती है, तो हमारा सबसे पहला विजन तो ये है कि हमारे प्रांत में जो लोकल बॉडी की सरकार है, जो तीसरे लेवल की सरकार है, वो भी सक्षम हो अपनी आमदनी का, अपने खर्चे का लेखे। आपको याद होगा कि कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद कहा था कि सांप का सर कुचल दिया। इस बयान पर कैप्टन अजय यादव ने बिना नाम लिए पलटवार करते हुए कहा कि कुछ नेता आस्तीन के सांप हैं, सत्ता लोभी हैं। साथ ही नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर उन्होंने कहा कि ईडी की पूछताछ बहाना है, असली मकसद राहुल गांधी और गांधी परिवार की बेइज्जत करना है। मौजूदा वक्त में देश के अंदर अघोषित आपातकाल का माहौल है। 2 दिन से कई मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और कांग्रेसी नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस हमारे नेताओं पर अत्याचार कर रही है, यह कहना है कैप्टन अजय सिंह यादव का। सांप भी होता है। कुलदीप बिश्नोई जी को धैर्य रखना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं उनकी फितरत इस प्रकार की, वो एक पार्टी में टिक नहीं सकते हैं। अब बीजेपी वाले आप सोचते हैं उनको मुख्यमंत्री ट्रे में रख के दे देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। यहाँ तो वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। कोई जितेंद्र को नहीं पूछता, सिंधिया जी को कोई नहीं पूछता। जो जितने भी बड़े बाप के बेटे हैं, इनको जो है सबको तस्वीर मिल जाती है, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। नहीं, वो कह रहे हैं कि किसी मैंने घमंड तोड़ा है, तो घमंडी कौन है कांग्रेस में? घमंड नहीं टूटा किसी का। उन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़े पर, जिस डाल पे बैठे हैं उसको काट रहे हैं। अपना नुकसान किया है, राजनीतिक उन्होंने आत्महत्या की है। और ईडी के अंदर जो है 3 दिन हो गए इनको। राहुल गांधी जी जो है पूर्व अध्यक्ष रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार आम आदमी के साथ क्या करते होंगे भाई? पूछताछ किस बात की? एजीएल जो है एक ट्रस्ट है, अखबार चलता है। देश की आजादी में उस वक्त उसमें जब दिक्कत आई तो पार्टी ने कुछ पैसे दिए, उससे उनका अखबार आज भी चल रहा है, नेशनल हेराल्ड। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो केवल लोगों को परेशान करने के लिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम गांधी परिवार को किस प्रकार से हम एम्बेरस कर रहे हैं। बार-बार कहा कि आप कह रहे हो बैठाओ अधिकार है मेरा ऑफिसर, क्या मत कहना कि बैठ डिटेन करेंगे आज उम्मीद धीरे बोल डिटेन करो कोई बात नहीं। ये तो अच्छी हो, समझ गया? ये मत समझना कोई यूं ही हूं मैं। तू भी अपना तू सही रहा, कपड़ा पानी बात कर रहा है। ये तो अच्छी हो, समझ गया? आज फिर तुम हो ही, तुम काम ही ऐसे कर रहे हो, काम ऐसे कर रहे हो। वहीं निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में जनता से वादों के साथ साथ अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। नारनौल से निर्दलीय प्रत्याशी माया
बाई नगर परिषद क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही हैं और उन्होंने जनता का भी समर्थन मांगा है। वहीं जब हर खबर ने मायाबाई के पति राजेश यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो हम 3 साल में शहर की तस्वीर बदलने का कार्य करेंगे। और क्या कुछ कहा पूर्व जिला पार्षद राजेश यादव ने, आइए सुनवाते हैं। मौजूद है नारनौल से जो निर्दलीय प्रत्याशी मायाबाई हैं, उनके प्रतिनिधि और पूर्व जिला पार्षद राजेश यादव जी, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि वो भी अपना भाग्य जो है मैदान में आजमाने और जनता के बीच अपने वादे लेकर आए हैं। क्या उनके वादे हैं और क्या वो इस चुनाव को देखकर जो है जनता से अपील करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या नाम है? मनोज भाई। मैं सबसे पहले तो सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूं और मैं शहरवासियों का स्वागत करता हूं और राम राम करता हूं। सबसे पहला सवाल यही कि आप बीजेपी से टिकट की अपील कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे, उसके बाद एकाएक निर्दलीय जो है चुनाव लड़ने का विचार बनाया, क्या कारण? ये आपकी बात राइट है। हम बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। बीजेपी से हम 1 साल पहले टिकट मांग रहे थे। उस टिकट के दौर में हम 2 बंदे थे, एक बाबू भाई, एक मैं। हमारा एक ही नेता था। बीजेपी का समर्थन हमारे ऊपर नहीं था। ओनली सिर्फ राव साहब इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री। ठीक है, तो अभी टिकट नहीं मिली तो आप निर्दलीय मैदान में आ गए? हाँ, टिकट नहीं मिली तो हम निर्दलीय मैदान में आ गए। टिकट का आश्वासन मिल रहा था। आज से 5-6 महीने पहले ये भी नेताजी बोल चुके थे भाई तैयारी करो, लेकिन वो टिकट किस कारणवश मेरे को नहीं दी वो तो वही जानते हैं। लेकिन जनता ने, मैं जब ग्राउंड में उतरा, मेरे भाईचारे के लिए मैं ग्राउंड में उतरा तो मैंने तैयारी इतनी कर ली थी कि जनता मेरे को बोली इलेक्शन लड़ना ही है आपको। साथ आप जनता के बीच भी जा रहे हैं और भी कैंडिडेट जा रहे हैं। हालांकि चुनावी वादे सिर्फ चुनावी वादे होते हैं, उनमें से कितने वादों को आप पूरा करने का काम करेंगे और क्या क्या वादे जो आप जनता से? देखो, एक तो चुनावी वादा भी नहीं किया मैंने। जो एक वादा किया फर्स्ट, वो हम कोई चुनावी वादा के लिए नहीं जा रहे। उसमें हार जीत कोई मायना नहीं रखती। हम हारो या जीतो। पहला है लाइब्रेरी का। हर वार्ड में 31 वार्ड में ऐसे बच्चे रहते हैं जो लाइब्रेरी का 800 रुपये से 1000 रुपये पर मंथ महीने का उनको फीस भरनी पड़ती है और 1000 से 800 रुपये महीने के उसके ट्रांसपोर्ट खर्चा हो जाता है। तो 2000 एक गरीब परिवार अपने बच्चे का वहन नहीं कर सकता। इसलिए हमने एक महादेव ट्रस्ट बहुत पहले से बना रखा है, जो हमारी ट्रस्ट की हेल्प से, मेरे 51 साथी हैं, हमने ये बहुत पहले सोच रखा था। आगे लाइब्रेरी, हमारे बच्चे भी लाइब्रेरी में जाते हैं। MSc करने के बाद भी वो टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं। +2 करने के बाद ही बच्चे टेस्ट की तैयारी करते हैं। रिटन टेस्ट की तैयारी करने के लिए जनरल नॉलेज होनी जरूरी है। तो मेरी पहल ये होगी, चुनाव का वादा नहीं है, इससे हार जीत से कोई मायना नहीं रखता। आग मैं जीतूंगा तो ही बनाऊंगा, हार गया तो भी बनाऊंगा। ये हमारी पहल बहुत पहले से है। ये बहुत अच्छे आपके विचार है, लेकिन जो जन समस्याओं की हम बात, समस्या की सुनो। मैं पहले, अगर फर्स्ट मेरी समस्या है कि मैं मेरे हर वार्ड में 31 के 31 वार्ड में CCTV कैमरे लगाऊंगा। मेरा क्यों आजकल हमारे नगर परिषद का दायरा बढ़ चुका है, चोरियां भी ज्यादा हो रही है, किसी की बाइक चुर जाती है, किसी की बाइक चुर जाती है, क्राइम भी ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हर चौक पे, हर नुक्कड़ पे CC कैमरे लग गए, देख पहरेदार बैठ गए तो जो भी प्रशासन उनको दिक्कत ना आएगी। कोई भी गंदी हरकत कर रहा है उनको पता चल जाएगी। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा पहला वादा ये होगा। मैं पब्लिक को पहले ही बोल चुका हूँ, ये मेरे हर भाषणों में भी बोल रहा हूँ, हर 31 के 31 वार्ड में CCTV कैमरे होंगे। इसके अलावा अगर शहर की बात की जाए तो शहर में हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है, जिसके अंदर जल भराव की समस्या, जल निकासी की समस्या और पीने के पानी की समस्या, सफाई की समस्या और रोडों के जो हालात है वो तो आप खुद देख रहे हैं। जिसमें रोड अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जब बरसात हो जाती है तो जनता का निकलना मुश्किल हो जाता है। बाइक वाला को भी निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर एक बरसात होगी तो वो 2 दिन तक पानी नहीं निकलता। निकासी का काम हम अवश्य करेंगे, उसमें समय जरूर लगेगा, साल भर लगो, लेकिन निकासी का काम हमारा ये प्राथमिक होगा। और रहा जल भराव का काम, तो ये छोटी बस्तियों में नहीं, बड़ी बस्तियों में होता है। जैसे आप जाके यहाँ देख लो, अपने सैनिक रेस्ट हाउस से लेके यहाँ काफ़ी एरिया हैं जो जहाँ बरसात होने के बाद 2 दिन तक पानी नहीं निकलता। दूसरा, अपनी पुरानी कचहरी के पास देख लो, अगर वहाँ बरसात होगी तो वहाँ 6 दिन तक ही पानी नहीं निकलता। भारी बरसात होने के बाद सभी मोहल्ला वाले परेशान रहते हैं। और तीसरी बात यह है मेरी, अब पीने की पानी की समस्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पीने की पानी की तो हर इंसान को जरूरत होती है। 2-2 दिन तक नल नहीं आते। आज कैंपर रखवा रहे हैं, एक कैंपर 20 रुपये का पड़ता है। लेकिन अगर नल घर पे हो तो पीने की पानी की सुविधा का क्यों, हमारी सरकार ने अच्छा काम कर रखा है। ये फिल्टर पानी आता है जो नलों से आता है, तो ये पानी मिल जाए तो हमें किसी को कैंपर रखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, जैसा कि राजेश जी ने बताया कि
जनता से वो वादा कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि जनता अगर उन्हें जिताकर भेजती है तो 3 साल के अंदर जो जनता के बचे हुए कार्य हैं वो पूरा करने का काम करेंगे। नारनौल से हर खबर के लिए मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। हरियाणा बोर्ड के 12वीं के छात्र छात्राओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। हरियाणा बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। वहीं 12वीं के रिजल्ट में लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। 12वीं में 90.51% लड़कियां पास हुई हैं, तो वहीं 83.96% लड़के पास हुए हैं। जिन छात्रों ने बोर्ड की परीक्षा में भाग लिया था वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रोहतक की काजल ने 498 नंबर के साथ पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं नरवाना की मुस्कान और पिहोवा की साक्षी दोनों 496 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रही हैं। वहीं पलवल की श्रुति ने 495 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। बहरहाल अब 10वीं के छात्र छात्राओं का भी इंतजार जल्द ही खत्म होगा और 2 से 3 दिन में 10वीं के नतीजे भी जारी हो जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 10वीं और 12वीं की शैक्षणिक और मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर रहा है। सायंकाल 5 बजे से प्रत्येक विद्यार्थी अपना विद्यालय या विद्यार्थी अपलोड कर सकेंगे। इस बार सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू होकर के 27 अप्रैल तक चलेंगी और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 31 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक संचालित की जाएंगी। वहीं महेंद्रगढ़ के गांव बलाना के रहने वाले सुरेंद्र, जो कि सीआरपीएफ में छत्तीसगढ़ में सेना में कार्यरत थे, वो ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुक जाने से शहीद हो गए। जैसे ही उनके शहीद होने की खबर गांव में पहुंची तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू छलकने लगे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों के साथ सीआरपीएफ की टुकड़ी भी वहां पहुंची, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि सुरेंद्र की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये हमारा बेटा दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में ये तैनात था। आज हम पूरे 5 गांव के लोग इसकी शहादत को सलाम करते हैं। वहीं इंद्री के वार्ड नंबर 13 में नशे के विरुद्ध 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्रमुख और अंबाला मंडल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के मार्गदर्शन में कार्यक्रम किया गया। वहीं कार्यक्रम निरीक्षक फतेह सिंह मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नशे से संबंधित कोई भी समस्या हो तो निसंकोच ब्यूरो के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर पर नशा बेचने वाले अपराधियों की गुप्त सूचना देकर हरियाणा को नशा मुक्त करने में योगदान दे। आज युवा पीढ़ी नशे के चक्कर में पड़कर अपना जीवन समाप्त कर रही है। इस मौके पर उप निरीक्षक चंद्रशेखर ने कहा कि जो नशे में अपराधियों को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि संभल जाओ, नहीं तो एनसीबी हरियाणा उन्हें सलाखों के पीछे ले जाएगी और इससे उन्हें कोई नहीं बचा सकता। और बढ़िया काम करो और प्रशासन भी आपके साथ खड़ा और मैं भी आपके साथ किसी को करने दूंगा। पहले ये नया स्टाफ खड़ा किया। नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया है इंद्री में, जहां पर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया और इसके साथ ही नशे का कारोबार करने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी गई। इस कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने लोगों को नशे से दूर रहने और नशा बेचने वाले लोगों के का सुराग हरियाणा पुलिस को बताने के लिए शपथ दिलाई। उन्हें कहा कि आप हरियाणा पुलिस की मदद करिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा।
नशे के अपराधियों को चेतावनी दी गई कि अगर वो अपना काम बंद नहीं करते हैं, ठीक रास्ते पे नहीं आते हैं, तो एनसीबी हरियाणा उन्हें हर हाल में सलाखों के पीछे डालकर रहेगी। प्रशासन भी आपके साथ खड़ा होगा, भी आपके साथ किसी को करने दूंगा। साल पहले ये नया स्टाफ खड़ा किया है, हमारा और कोई काम नहीं है। इंद्री में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें नशे को लेकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया ही गया। ये उन्हें बताया गया कि नशा कैसे युवाओं के या किसी के भी जीवन को खोखला बना देता है। इसके साथ ही नशे के कारोबारियों, जो अपराधी नशे का कारोबार करते हैं, उनको भी खुली चेतावनी दी गई और ये कहा गया कि अगर वो नहीं सुधरते हैं, अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, तो एनसीबी हरियाणा नशे के कारोबारियों को, नशे के अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही रहेगी। लेडीज ने कोऑपरेट किया, मेरी बच्चे को छोड़ के और बढ़िया काम करो, और प्रशासन भी आपके साथ खड़ा होगा, भी आपके साथ किसी को करने दूंगा। साल पहले ये नया स्टाफ खड़ा किया है, हमारा और कोई काम नहीं है। चाहे जिले को बनाए, अब जाकर आप देखो पूरा नहीं के श्रीमन को नहीं बांटूंगा, जान दी जाएगी मेरी लेकर जाएगी तो बड़ा लेडीज ने कोऑपरेट किया, मेरी बच्चे को छोड़ के और बढ़िया काम करो, और प्रशासन भी आपके साथ खड़ा होगा, भी आपके साथ किसी को करने दूंगा। साल पहले ये नया स्टाफ खड़ा किया है, हमारा और कोई काम नहीं है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि सोनीपत से आ रही है। व्यापारी के बेटे से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, व्यापारी के बेटे से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। युवक से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये धमकी आई है, रंगदारी मांगी गई है। युवक से, व्यापारी के बेटे से रंगदारी मांगी गई है और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने का ये पूरा मामला सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांगी गई और जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक व्यापारी के बेटे से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांगी गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।